अब सवाल यह है कि इन पहाड़ों में अपना बसेरा बनाकर डेरा कहाँ जमाया जाए। पास ही एक गांव है, काबुल खां बोला। वहाँ मेरे कुछ परिचित रहते हैं, वहीं चलते हैं। अभी चलते हैं, कबाड़ी बोला। कैद से आज़ादी की खुशी में एक झकझकी गा लें। अभी तक तो कैद में थे, अब हो गए आज़ाद। बोलो प्यारे जोर लगाकर हमको जिंदाबाद। हम तो थे भाई हक्के बक्के, फिर भी छूटे उसके छक्के। इसी खुशी में पर्वत गूंजे कहकर जिंदाबाद। रात गहराती जा रही थी। तो इसी के साथ समाप्त हुआ मेरा वेद प्रकाश कंबोज द्वारा लिखित दांव खेल पासे पलट गए का पहला भाग। अभी दूसरा भाग पढ़ना बाकी है। तो ये पहले भाग में मुझे एक चीज़, जो कबाड़ी का जो कैरेक्टर है, उसकी एक चीज़ बहुत भा गई। वो ये कि कबाड़ी जो है, वो कोई भी मुसीबत आ जाए वो कभी सीरियस नहीं होता, कभी टेंशन में नहीं आता, कभी ऐसा नहीं लगता है कि परेशान है कि अरे अब क्या होगा, क्या हो गया, अब कैसे करूँगा, क्या हो जाएगा। इस तरह के हाव भाव उसको उसके अंदर नहीं आते। वो चीज़ों को जैसा है वैसा देखता है और उसमें भी वो अपने मन को शांत रखने का प्रयास करता है या अपने मन को विचलित नहीं होने देता। उसके लिए वो अपनी झकझकी का इस्तेमाल करता है। तो इस पूरे फर्स्ट पार्ट में मैंने देखा है कि जहाँ पर भी कबाड़ी जो है फंस जाता है, तो जो भी उसके आसपास रहते हैं उनको अपनी झकझकी सुनाने लग जाता है। अब वो लोग परेशान हैं, वो लोग टेंशन में हैं कि ये यहाँ पर हम कहाँ फंस गए हैं, जान को आफत आ गई है और ये जो है अपना झकझकी गाया जा रहा है, कुछ भी बकवास किए जा रहा है। तो ऐसा करने से एक फ़ायदा ये होता है, ये मतलब ये जो मैंने जो सीखा इससे, ये ज़िंदगी में बहुत काम आता है कि हमारे ऊपर हर तरह के मुसीबतें आ सकती हैं। क्या मुसीबत आएगी अपने को मालूम नहीं। तो मुसीबत आने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम संजीदा हो जाएं, एकदम परेशान हो जाएं, एकदम ऐसा लगे कि जैसे कि सारी दुनिया जहाँ का बोझ हमारे सर पर आ गया है और सोचें कि अब क्या करें, कैसा होगा, क्या होगा। वो करने के बजाय अगर हमने अपने मन को शांत रखा और मन को कहीं लाइट जगह पे लगाया, हल्की फुल्की जगह पे लगाया, तो हमारा मन जो है इस मुसीबत से निकलने का उपाय हमें तुरंत या थोड़ी देर के बाद ज़रूर बताएगा। मन को सिर्फ एक ऐसा वातावरण चाहिए जहाँ पर उसके ऊपर दबाव नहीं बन रहा है, क्योंकि दबाव में आकर दिमाग जो है बंद हो जाता है कई बार। तो दबाव में आए बिना अगर हमने मन को खुला रखा है और अंदर हमारे पता है कि हम इस मुसीबत में हैं और इसको निकलने के लिए हमें एक रास्ता चुनना है, तो दिमाग काम करते रहता है और एक समय पर ऐसा आता है कि जब वो बोलता है कि ठीक है चलो ये कर लो। ये एक जो खूबी है कबाड़ी में, वो मुझे पहले पार्ट में, पहले भाग में बहुत अच्छी लगी। वेद प्रकाश काम्बोज द्वारा रचित दांव खेल पासे पलट गए नॉवल को एक इंटरनेशनल लुक दिया गया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ईरान में घटित होता है और इसमें आप मिलेंगे भारत, चीन और रूस के जासूसों से। कहानी घूमती है एक बेहद ही महत्वपूर्ण और गुप्त दस्तावेज के इर्द गिर्द, जिसे ईरान से हिंदुस्तान सही सलामत लाना है और इस काम को अंजाम देने के लिए चुना गया है विजय को। और वहीं दूसरी तरफ चीन का एक मशहूर जासूस ह्यू चांग, उसने कसम खाई है कि ये दस्तावेज किसी भी सूरत हाल में हिंदुस्तान सही सलामत नहीं पहुंच सकता। आइए अब ज़रा इस कहानी के बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। आर्यभट्ट हिंदुस्तान का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसे रूस की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था, और ये सैटेलाइट बना हिंदुस्तान की तरक्की की निशानी। चीन के जासूस उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि आइंदा वे
भारत और रूस के बीच ऐसे किसी भी कार्यक्रम को सफल नहीं होने देंगे। और जब ये बात सामने आई कि भारत का एक शिष्टमंडल एक बार फिर रूस की यात्रा पर गया हुआ है और वहाँ पर एक और गुप्त समझौते के ऊपर हस्ताक्षर होने वाले हैं, तो चीन के सबसे खतरनाक जासूस ह्यू चांग के साथ एक मीटिंग फिक्स की गई। इस बात की पूरी जानकारी ह्यू चांग को इस मीटिंग में दी जाती है और उसे बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की जाएगी मॉस्को में और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा हिंदुस्तान में। और इस डॉक्यूमेंट, इस दस्तावेज को सही सलामत सुरक्षित दुश्मनों से बचाकर हिंदुस्तान ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है भारत के मशहूर जासूस विजय को। अब ह्यू चांग के ऊपर एक जिम्मेदारी दी जाती है कि उसे पता लगाना है कि ये दस्तावेज में है क्या, भारत और रूस के बीच में किस तरह का समझौता हो रहा है, और वो पता लगाने के बाद उसे उस दस्तावेज को किसी भी सूरत में हिंदुस्तान पहुंचने नहीं देना है। ह्यू चांग बिना वक्त गवाए काम पे लग जाता है। सबसे पहला काम वो करता है, वो एक रूसी जासूस को किडनैप करता है और उसे ज़बरदस्त तरीके से टॉर्चर करता है और उससे उगलवा लेता है कि 27 अक्टूबर को ईरान के एक शहर में ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट रूसी जासूसों द्वारा विजय को सौंपा जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन ह्यू चांग के लिए बेहद ज़रूरी थी और ये इन्फॉर्मेशन पाने के बाद वो क्या करता है कि तुरंत ही वो रूसी जासूस को गोली मारकर उसे उड़ा देता है। विजय ईरान पहुंचता है। ह्यू चांग पहले से ही तैयार बैठा था। विजय के लैंड करते ही ह्यू चांग के जो जासूस थे वो विजय के पीछे लग जाते हैं, उसकी एक एक हरकत पर नज़र रखते हैं और ह्यू चांग को बैठे बैठे ही विजय की हर चाल का पता चलने लग जाता है कि वो कब होटल पहुंचा, होटल में कितने देर रुका, कब बाहर आया, सारी चीज़ों की खबर उसे, एक एक मिनट की खबर उसे मिल जाती है। 27 अक्टूबर विजय को वो दस्तावेज मिलने वाले थे, तो वो टाइम के मुताबिक उस जगह पहुंचता है जहां पर उसके हाथ में वो दस्तावेज आने वाले थे। अब ह्यू चांग चूँकि ऑलरेडी विजय के ऊपर नज़र बनाए हुए है, उसे भी पता है कि कहाँ पहुंचना है। वो अपने एक साथी के साथ पूरी तैयारी करके पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। अब उसका प्लान एकदम साफ था। जैसे ही विजय के हाथ में दस्तावेज आएगा, वो विजय को शूट कर देगा और वो दस्तावेज को अपने कब्ज़े में ले लेगा। सिंपल। लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्लान बदल जाता है। जिस रूसी जासूस का टॉर्चर करके उसका खून किया था ह्यू चांग ने, उसे रूसी जासूस ढूंढ रहे थे, बाकी रूसी जासूस उसे ढूंढ रहे थे और जब उसका पता नहीं चला तो उन्हें शक हो गया कि हो ना हो वो जासूस ह्यू चांग के चंगुल में फंस गया था और ह्यू चांग ने उसको रास्ते से हटा दिया। तो जो बाकी रूसी जासूस थे उन्होंने अपना प्लान बदल दिया। अब ये बात वहाँ पर एक आदमी जो रूसी आता है, वो विजय के पास आके उसे बात करके उसे ये सारी बात बताता है। तो यहाँ पर जो है वो दस्तावेज का ट्रांसफ़र नहीं होता है, दस्तावेज विजय को नहीं मिलता है और विजय को वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। इस कारण ह्यू चांग विजय को छोड़ देता है, उसके ऊपर गोली नहीं चलाता है। अब ह्यू चांग को पता करना है कि ये दस्तावेज कहाँ विजय को दिया जाएगा, कहाँ उसे ये हासिल होगा। इधर विजय की बात होती है हिंदुस्तान में और कोडेड तरीके से बात होती है, जहाँ पर ये दर्शाया जाता है कि
हिंदुस्तान से दो लोग आ रहे हैं विजय की मदद करने के लिए। ये लोग ईरान लैंड करने वाले हैं और ये दो लोग कोई और नहीं, कबाड़ी और तातारी हैं। अब जैसे ही ये दोनों लैंड करते हैं, ह्यू चांग को पहले से ही पता है कि हिंदुस्तान से कोई आने वाला है जो हो सकता है कि विजय के साथ ही हो। तो फिर एक बार ह्यू चांग के जासूस एयरपोर्ट पर नज़र रखे होते हैं कि हिंदुस्तान से कौन कौन आ रहा है, और जैसे ही उन्हें ये दोनों दिखते हैं वे लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। दूर से उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि इनकी हरकतें क्या चल रही हैं, कैसा क्या कर रहे हैं, विजय से मिलने की कोशिश करेंगे, उससे बात करने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर उनका ध्यान लगा हुआ है। अब तातारी और कबाड़ी के ईरान पहुंचने से ही कहानी में एक अलग धमाल होने लगता है। ये दोनों आते हैं, होटल में रुकते हैं, बियर चिकन दबा के खाते हैं, बाहर निकलते हैं, लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं और अपनी झकझकी सुना सुना कर अपना मनोरंजन करते हैं, और साथ में जो हम रीडर्स हैं उनका भी मनोरंजन करते हैं। तो यहाँ पर एक अलग फ्लेवर हमको पढ़ने को मिलता है, जहाँ पर हमें तातारी और कबाड़ी की झकझकी का भी आनंद मिलता है और उनकी तुकबंदी का मज़ा लेने का मौका मिलता है। अब ये सब जब चल रहा है तो ह्यू चांग के दिमाग में बात आ रही है कि ये चक्कर क्या है, ये लोग किसी से विजय से मिलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि ये लोग सैलानी हैं, घूमने फिरने के लिए आए हैं, मस्ती करने के लिए आए हैं और खूब सारा पैसा लेके आए हैं, उड़ा रहे हैं यहाँ वहाँ। उसे समझ में नहीं आता है, लेकिन वो जो है अपने आदमियों को बोलता है कि अभी कुछ दिनों के लिए और इनके ऊपर नज़र रखा जाए। अब विजय ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। वाकई में तातारी और कबाड़ी जो हैं विजय की मदद करने के लिए आए हैं, और ये तीनों किसी तरह एक जगह मिलते हैं और वहाँ पर ये लोग प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक कबाड़ी जो है वो बाई रोड अफ़गानिस्तान की तरफ निकलेगा और वो हेरात में ही जाकर रुकेगा। बीच में उसे कहीं भी रुकना नहीं है, आराम नहीं करना है, बस चलते जाना है, गाड़ी में निकलते जाना है और हेरात पहुंचकर ही वो वहाँ ठहरेगा। इसके बाद कहानी जो है कबाड़ी के साथ हो लेती है। कबाड़ी जो है विजय के कहे अनुसार थका हारा है, नींद आती है, उसके बावजूद वो गाड़ी में चलता रहता है और अंततः वो हेरात पहुंच जाता है। हेरात पहुंचने के बाद वो एक होटल में ठहरता है और सोने के बजाय वो बार में आता है और बारमैन के साथ बैठकर थोड़ा जान पहचान बनाने की कोशिश करता है अपने मजाकिया अंदाज में, और वहाँ पर वो पैक पे पैक चढ़ाता है। उस बारमैन का नाम है काबुल खां। अब काबुल खां के ज़रिए उसकी मुलाकात होती है उसी होटल में मिस डोरोथी के साथ। अब वो डोरोथी के साथ बैठा हुआ उसको अपनी झकझकियाँ सुना सुना के बोर कर रहा है कि तभी वो देखता है कि होटल के अंदर एक रूपसी महिला एंट्री करती है। उसे देखकर उसके होश ठिकाने आ जाते हैं, और उस रूपसी महिला के साथ है एक बड़ा ही बदसूरत हबशी। वो दोनों एंटर करते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं एक टेबल पे। अब इसकी नज़र, कबाड़ी की नज़र जो है उस रूपसी महिला के ऊपर ही है। अब ये जो डोरोथी है वो उसे देखकर तंग आ जाती है इस कबाड़ी के व्यवहार से, और वो अपना टिप लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब ये जो हबशी है ये देखता है कि कबाड़ी जो है उसके साथ जो महिला आई है उसी की तरफ देखे जा रहा है, तो वो कबाड़ी को अपने टेबल के पास बुलाता है और कबाड़ी भी जोश में वहाँ जाता है और वो वहाँ बैठकर उनसे बातचीत होने लगती है उन तीनों के बीच में। अब ये बात कबाड़ी को मालूम नहीं थी कि वो एक जाल में फंसता जा रहा है। ये उसे यूं ही नहीं बुलाया गया है टेबल के पास, इसके पीछे भी एक साजिश है, और बहुत ही जल्द वो अपने आप को ह्यू चांग का कैदी पाता है। सिर्फ वो ही नहीं, काबुल खां और डोरोथी को भी उसके साथ बंदी बना लिया जाता है और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ह्यू चांग उससे मिलने के लिए आता है और उससे पूछता है कबाड़ी से कि बताओ कागजात कहाँ है। कबाड़ी बोलता है कि कागजात के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन ह्यू चांग के डर से
वो सारा पोल खोल देता है, सारी प्लानिंग बता देता है कि कैसे विजय को वो लोग मिलना था उनसे, कैसे क्या होना था, सारी चीज़ें डिटेल में वो उसे समझा देता है। अब ह्यू चांग इसे अपनी जीत मानता है और ह्यू चांग के दिमाग में एक गेम प्लान आता है। वो एक ऑफ़र देता है कबाड़ी को। वो कहता है कि वो कबाड़ी को यहाँ से भागने का मौका देगा, लेकिन जैसे ही कबाड़ी यहाँ से निकलेगा उसके आदमी मौत के साए की तरह उसके पीछे लग जाएंगे, उसके ऊपर नज़र रखेंगे और कबाड़ी के जूते में एक यंत्र लगा होगा जिससे हर पल पता चलेगा कि कबाड़ी कहाँ पर है। अगर उसने वो यंत्र हटाने की कोशिश की तो बहुत ही जल्द उसे मृत्यु के दर्शन हो जाएंगे। और कबाड़ी को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अगर अफ़गानिस्तान में रूसियों ने उसे दस्तावेज़ दिया तो वो दस्तावेज़ वो ह्यू चांग के आदमियों के हवाले कर देगा चुपचाप। कबाड़ी तैयार हो जाता है कि ऐसा ही होगा और उसी रात को कबाड़ी, ह्यू चांग ने तो ऑलरेडी प्लान बना के रखा था कि इसको भागना है, तो उसमें ज़्यादा उसको सहूलियत दी जाती है और कबाड़ी, काबुल खां और डोरोथी ह्यू चांग के कैद से निकल भागते हैं और पहुंच जाते हैं एक अंधेरी रात में एक वीरान जगह पर। अब कबाड़ी को मालूम नहीं कि वो कहाँ है, लेकिन काबुल खां कहता है कि वो जानता है कि वे लोग कहाँ हैं और पास ही में एक गांव है जहाँ पर उसके परिचित रहते हैं। वो कहता है कि चलो हम लोग उस गांव की तरफ बढ़ते हैं। और रात काली हो रही थी और ये तीनों उस गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर पहला पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो कैसी लगी आपको फर्स्ट पार्ट की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ज़रा बात करते हैं थोड़ा किरदारों के बारे में। तो इस फर्स्ट पार्ट में विजय को कुछ ज़्यादा खास तवज्जो नहीं दिया गया है, विजय के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है और कहीं कहीं पर विजय को ऐसा दर्शाया गया है कि जैसे उसे ह्यू चांग की चालों का पता नहीं है, वो ह्यू चांग के चालों से अनजान है। क्या वो वाकई ह्यू चांग के चालों से अनजान है या वो अनजान बनने का जानबूझकर नाटक कर रहा है, जानबूझकर वो अनजान बना हुआ है? यही बात ह्यू चांग को भी सता रही है और वो ज़रा सा भी ढील नहीं देना चाहता। वो ज़रा सा भी ये सोचने की गलती नहीं करना चाहता कि वो विजय पर भारी पड़ रहा है। दूसरी तरफ तातारी और कबाड़ी, ये दोनों की जोड़ी एक कॉमेडी रिलीफ के रूप में आती है और बेसिकली फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट के जो कहानी है वो पूरी कबाड़ी के इर्द गिर्द घूमती है, कबाड़ी की हरकतों पर। कबाड़ी कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किससे मिल रहा है, कैसे वो ह्यू चांग के चंगुल में फंस जाता है और कैसे वहाँ पर से उसे वो ऑफ़र दी जाती है और कैसे वो वहाँ से भाग निकलता है। दूसरे लेखकों के कंपैरिजन में वेद प्रकाश काम्बोज साहब का लिखने का स्टाइल, कहानी को प्रस्तुत करने का स्टाइल थोड़ा अलग है। हो सकता है कि कुछ लोगों को उनका ये स्टाइल अच्छा लगे, कुछ लोगों को उनका स्टाइल शायद नहीं भाए, ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर। बट कहानी की जो भाषा है, लैंग्वेज है, काफ़ी सरल है, पढ़ने में इतनी तकलीफ़ नहीं होती है, आसानी से फ़्लो करते हुए आप उस कहानी को पढ़ सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। चीन का खतरनाक जासूस ह्यू चांग किसी भी सूरत में उन डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में करना चाहता था। आखिर क्या था, क्या राज छिपा था उस डॉक्यूमेंट्स में? आखिर ऐसी क्या संधि हुई थी भारत और रूस के बीच में जो उस डॉक्यूमेंट्स में दर्ज था? और उसे पाने के लिए चीन का ये जासूस खून भी करने को तैयार था,
क्या विजय तातारी और कबाड़ी मिलकर उन डॉक्यूमेंट्स को ह्यू चांग के चंगुल से बचाकर हिंदुस्तान सही सलामत लाने में कामयाब हुए, या फिर ह्यू चांग ने बाजी मार ली और वो डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ लग गया? क्या है कहानी, क्या होता है अंत में? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेगा इस नॉवल के दूसरे भाग में, जिसका नाम है पासे पलट गए। अच्छा, तो फिर चलते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी वेद प्रकाश काम्बोज द्वारा लिखित ये नॉवल दांव खेल पासे पलट गए के भाग 2 के साथ। अरे अरे, ठहरिए ठहरिए, जाते जाते कबाड़ी की एक झकझकी तो सुनते जाइए। तो कबाड़ी कहते हैं, उड़ गई सावन में चुनरिया मोरे रसिया, दे दे दिल का किराया ओ मन बसिया। दिल मेरा तेरी तो जागीर नहीं, यह इमारत तेरी तो तामीर नहीं। फिर भला मुफ्त में क्यों बैठा है, किसके बलबूते पर तू ऐठा है। खैर इसमें है तू चला जा यहाँ से, वरना कह दूंगी मैं अपनी माँ से। मोहे छलने को बरजोरी करे है छलिया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।